नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। चुनाव का दौर चला हुआ है। आज मैं आपको एक ऐसे महान नेता से मिला रहा हूं जिनका उत्तराखंड में ही नहीं पंजाब में भी बहुत बड़ा नाम है और ये 2 बार विधायक रह चुके हैं उत्तराखंड से, थैलीसैंण और श्रीनगर सीट से। वर्तमान में गढ़वाल लोकसभा सीट से एमपी के उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से और ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज चंडीगढ़ में आए हैं प्रचार के लिए और वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप समझ ही गए होंगे। इनके विचार सुनाओ तो मैं बात कर रहा हूँ गणेश गोदियाल जी की। सभी लोग इनको जानते हैं और इनके विचारों से लोग काफ़ी प्रभावित हैं और एक ज़मीन से उठे हुए नेता हैं। तो आपको आइए मिलाते हैं और पूरा भाषण सुनिए इनका और आपको अच्छा लगेगा। तब तक के खबरों को लाइक करें, शेयर करें, देखते रहें बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। मेरा नाम गणेश गोदियाल है। मैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का पहले अध्यक्ष रहा। मैं 2 बार विधानसभा में श्रीनगर और थैलीसैंण विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक के रूप में चुनकर भेजा। बद्रीनाथ और केदारनाथ का अध्यक्ष रहा और वर्तमान में मैं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का विशेष आमंत्रित सदस्य हूं और गढ़वाल लोकसभा से मैंने अभी चुनाव लड़ा है। जी सर, मेरा आपसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है क्योंकि अभी हमारे उत्तराखंड की यहाँ पर इतनी इम्पोर्टेंस लग रही है हमें भी, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के उत्तराखंड से धामी जी आए थे और उससे पहले भी परसों हरीश रावत जी भी आए थे और धामी जी यहाँ पर 4 बार आ चुके हैं और अब आपको भी ये दावत दिया गया पंजाब में। तो हम लोगों को उत्तराखंड की कितनी जो है सेंटर में इम्पोर्टेंस मिल रही है और हम लोग एक किस टाइप का फील करना चाहिए? देखिए, राजनीति में जो लोग भी हैं उन्हें अपनी पार्टी का प्रचार करना चाहिए जी। तो धामी जी पंजाब आए, अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए आए, अच्छी बात है। हरीश रावत जी आए या मैं आया हूँ या अन्य भी लोग आए होंगे अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार करने के लिए, तो अच्छी बात है। सभी को अपनी पार्टी का पूरे मनोयोग से प्रचार करना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब ऐसे जो उत्तराखंड की पब्लिक है उसकी यहाँ पर आपको लगता है कि अब कुछ इम्पोर्टेंस है? क्योंकि पहले हमें लोग प्रवासी कह रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा उत्तराखंड के लोगों की इम्पोर्टेंस हमेशा राष्ट्रीय राजनीति में और प्रादेशिक राजनीति में हमेशा बनी हुई है जी। पंजाब में जितने हमारे बड़े नेता हैं, मुझे सब लोगों ने कहा कि भाई गोदियाल जी आप भी यहाँ आइए, क्योंकि आपके बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं जी। और वो लोग सिर्फ अपने तक सीमित ना होकर समाज को प्रभावित करने की अच्छी क्षमता रखते हैं। तो ये जब हमारे समाज का एक इम्पोर्टेंस है तभी जाके ये बात सामने आई, तभी जाके ये बात वहाँ तक पहुँची। AICC में कहा गया कि आप कांग्रेस के नेताओं को वहाँ से भेजिए। तो ये उसी का परिणाम है कि हमारे लोग एक अपनी मौजूदगी जो हमारे लोगों की है दमदार तरीके से उन्होंने यहाँ पर दर्ज की है। सर एक चीज़ और बताइए, जैसे अभी आपने अपने विचार बताए थे अलग से, क्योंकि युवाओं के लिए हम लोग जैसे अभी नहीं, क्योंकि आपके विचार थोड़ा सा हटके हैं, एक पॉलिटिकल से भी थोड़ा सा हटके, क्योंकि हम लोगों को एक नई प्रेरणा मिलती है। तो अब ऐसे युवाओं को, हम जैसे को क्या कुछ संदेश? नहीं, देखिए मैंने कहा कि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने अनुभवों को इतिहास के रूप में दर्ज करता है और इतिहास सबक लेने के लिए होता है। इतिहास लड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, इतिहास सबक लेने के लिए होना चाहिए। और मैंने अपने अनुभव अपने युवाओं को बताए। हो सकता है कि मेरे अनुभव बताने से कोई प्रेरणा उसमें ले और एक व्यक्ति भी अगर अपने जीवन को परिवर्तित करके अच्छाई के रास्ते पे चल पड़े तो मेरा जीवन भी सार्थक होगा। तो इसलिए राजनीतिक कटाक्षों से हटकर ऐसे माहौल में मैं ऐसी बातें रखता हूँ जिसको अपना सकें। और जब हमारी बातों को अपनाकर लोग हमसे नज़दीक आएंगे तो जो हमें राजनीतिक रूप में फॉलो नहीं करता है वो भी एक दिन फॉलो करने लगेगा। तो इसके पीछे भी मकसद है, ऐसा नहीं कि वो बिना मकसद की बात है, उसके पीछे भी राजनीतिक मकसद है। और अच्छाई की राजनीति कोई भी करे तो उसका स्वागत होना चाहिए। जैसे सर एक चीज़ बताइए, जैसे अभी हम लोग बीजेपी के किसी भी मंच पर जाते हैं तो वहाँ पर अभी राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा है। तो आपको लगता है कि राम मंदिर से आपको कुछ, कांग्रेस को इससे कोई नुकसान होगा? क्यों नुकसान होगा राम मंदिर से कांग्रेस को? कांग्रेस क्या राम किसी एक राजनीतिक पार्टी की धरोहर है? राम सर्वज्ञ हैं, राम सबके हैं। किसी ने राम को हथियाने की भले कोशिश कर रहे हैं वो लोग। जैसे एक गीत चलता है कि हम राम को लाए हैं। कौन लाया राम को? जिनको लाया राम लाया। हमको भी राम लाए होंगे, उनको भी राम लाए होंगे। तो ये किसी चीज़ को कब्जा करने की कोशिश है। हम इस कोशिश का विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई राम सबके हैं, इसलिए ये प्रयास नहीं होना चाहिए कि राम सिर्फ उनके हैं।
और कैसे राम उनके, अगर राजनीतिक रूप में हम बात करें तो इस इतिहास में ये बात दर्ज है कि सबसे पहले वो वहाँ पर ताले जो हैं वो राजीव गांधी जी ने खुलवाए, रामलला की मूर्ति की पूजा राजीव जी ने शुरू करवाई, उसके बाद मंदिर का शिलान्यास भी उन्होंने किया, उसके बाद ये कोर्ट मैटर हो गया और सब जुडिस होने के कारण उसको 27 साल लगे उस केस को फाइनल होने में। और आज जो राम मंदिर बन रहा है, अभी बना नहीं है पूरा, बन रहा है, उसका आपको पता है कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा राजनीतिक उद्देश्यों से समय से पहले की गई। शंकराचार्यों ने इस बात का विरोध किया। हम भी इस बात को मानते हैं कि हमारे जो धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, उन्होंने ये कहा है कि किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होने पर होनी चाहिए। तो चूँकि हमारे शंकराचार्य जी इस बात को कहते हैं तो हम इस बात को कहते हैं कि भाई यही होना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक कारणों से उसकी प्राण प्रतिष्ठा पहले की गई, हमको उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। अब ये बात है कि भाई हमारे हैं सिर्फ राम, ये उचित बात नहीं है। ये इसके लिए प्रयास सभी ने किया। जब कोर्ट ने आदेश दिया कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, हमें बहुत खुशी की बात है कि भाई आज वहाँ पर राम मंदिर बन रहा है, लेकिन उसको कोई व्यक्ति ये कहे कि सिर्फ हमारी वजह से बन रहा है, हम बना रहे हैं, इसको हम नहीं मानते। उसके लिए सहयोग सभी ने किया होगा। यहाँ पे जितने लोग हैं सब ने अपनी अपनी हैसियत के अनुसार सहयोग किया होगा। मैंने भी किया। जो बड़ा आदमी रहा होगा उसने लाखों दिए होंगे, हम छोटे आदमी थे, हमने हज़ारों में दिए, और कोई आर्थिक रूप में कमज़ोर लोग रहे होंगे लेकिन उनकी आस्था थी भगवान पर, उन्होंने सैकड़ों में दिया होगा, किसी ने 10 रुपये दिया होगा, लेकिन सब ने दिया। और ये नहीं होता है कि किसी ने ज़्यादा दिया तो उसका बड़ा नाम और किसी ने कम दिया तो उसका छोटा नाम। आपको भगवान बुद्ध की वो बात याद होगी जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने एक दानदाता को, जिसने सबसे कम पैसे दिए थे, अपने जो नोट कर रहे थे उनको कहा कि इनका नाम सबसे ऊपर लिखिए। और इसलिए कहा उन्होंने कि भाई अगर इसने 1 पाई दिया है तो इसका नाम सबसे ऊपर इसलिए लिखिए कि इसकी पूरी हैसियत ही 1 पाई थी। तो कोई कम दे रहा है तो उसकी हैसियत कम नहीं आंकी जाती है। उसने अपना सर्वस्व दे दिया था उस व्यक्ति ने। बहुत मतलब बुद्ध के जो बातें हैं उसमें ये निहित है। तो इसी प्रकार अगर राम मंदिर में किसी ने 10 रुपये दिया तो वो भी दानदाता है, उसका भी उसमें जो है सहयोग है। और किसी ने लाखों करोड़ दिया, अरबों वाला होकर करोड़ दे दिया तो उसका भी सहयोग है। तो इसलिए भगवान सबके हैं, सबकी उसमें आस्था है। और इस आस्था को कोई राजनीतिकरण इसका करके राजनीतिक फ़ायदा अगर लेना चाहता है तो हमारा इसमें विरोध है। हमारा ये मानना है कि ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है और उस खिलवाड़ को हम नहीं होने देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बद्रीनाथ का अध्यक्ष रहा और बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के अध्यक्ष रहते हुए मैंने आप जो यात्रा मैंने कहा कि मैं इस समिति का अध्यक्ष हूँ और मैं जब अपना ही नाम नहीं लिख रहा हूँ तो आपके नाम क्यों लिखूँ? मैं अपना नाम भी नहीं लिखा वहाँ, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के सेवक हैं। हम बहुत बड़े हो गए क्या कि हम मंदिर बनवा रहे हैं? तो भगवान ने हमें मौका दिया कि भाई आप इस पद पे हैं तो आप ये काम करिए। तो ये तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, सेवा का अवसर है। ये हम वहाँ पर नाम लिखकर जो अपने को अमर कहलाना चाहते हैं, हम इस भावना का विरोध करते हैं। और मैंने नहीं लिखे किसी के नाम और नहीं आए वो लोग, नहीं आए। हमने प्राण प्रतिष्ठा की विधि विधान से, मैंने अपना नाम भी नहीं लिखा। ये अलग बात है कि मेरे हटने के बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने वहाँ अपने नाम लिखा दिए। तो ये इस कोशिश का हम विरोध करते हैं। केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो रहा है, तमाम केदारनाथ के वो काम, क्योंकि केदारनाथ में 4 महीने काम चलता है। वहाँ पर मौसम की ऐसी स्थितियाँ हैं कि वहाँ साल भर काम नहीं चल सकता, 4 महीने काम चलता है। तो जितने काम हो रहे हैं वो सब हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे और मैं अध्यक्ष था तब के काम है। सरकार बदली हुई, वो पुराने लोगों के नाम के पत्थर हटा के अपने नाम के पत्थर चिपका दिए। इसका हम विरोध करते हैं। इसलिए इस धरती पे कोई अमर नहीं है और यहाँ तक कि कोई विचार भी अमर नहीं है। जो पैदा होता है वो, ये शाश्वत नियम है कुदरत का कि जो पैदा होता है उसकी मृत्यु होती है, वो चाहे इंसान हो और चाहे वो विचार हो। तो इसलिए कोई अगर ये दर्ज करना चाह रहा हो कि मैं अमर हूँ, अभी हम लोग राजनीतिक लोग हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कल परसों प्रधानमंत्री जी ने बनारस में ऐसी कोशिश की, ये जतलाने की कोशिश की कि मैं आनुवांशिक रूप में नहीं हूँ बल्कि मैं अवतारित हूँ। क्या ये बात एक पढ़े लिखे व्यक्ति को मैं पूछना चाहता हूँ, किसी को भी समाज में, कि क्या ये बात उचित है? ये कहना है कि शायद मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया हो, क्या इसमें शायद होना चाहिए? हम सब जो भी हार्ड मांस के लोग हैं, हम सब ने अपनी अपनी माँ की कोखों से जन्म लिया है और इसमें कोई किंतु परंतु और शायद वाली बात होनी चाहिए। पर ये स्थापित करने की बात कि मैं अवतरित हुआ हूँ, इसका भी ये भी राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए कही गई ये बात है। तो ये उचित नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैदा हुए
लेकिन उन्होंने ऐसे काम किए कि जिनको भगवान का दर्जा दिया गया। आपको देवराह बाबा का पता होगा कि वो ऐसे दैवत्व तो उनके अंदर था कि वो जिसको आशीर्वाद दे देते थे उसका जीवन बदल जाता था। तो वो उस लाइन में अगर वो ये मानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ये मानते हैं कि वो उस कैटेगरी के संत हैं, तो उनको भी देवराह बाबा की तरफ कोई पेड़ पकड़ लेना चाहिए। क्यों राजनीति में आके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने की नीयत से कही गई बातें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इस बात से समझेंगे और ठगी में नहीं आएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन सर आपसे, अभी आप पंजाब का भी दौरा कर रहे हैं और चंडीगढ़ भी आए हैं। अब पंजाब में कांग्रेस अलग लड़ रही है और चंडीगढ़ में जो है आम आदमी के साथ वो है अपना अलायंस है। हाँ, तो इसमें आपको क्या लगता है, इसका कांग्रेस को चंडीगढ़ भाई मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? जब दोनों दलों को ये बात पसंद है और दोनों उसमें जीत रहे हैं, तो बीजेपी को इसमें क्या दर्द है? ये प्रश्न बीजेपी वालों ने पत्रकारों के मुंह में डाल दिए। ठीक है, और आपका स्वागत है प्रश्न का, क्योंकि आप पत्रकार हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दोनों दल पंजाब में अलग अलग लड़कर सभी सीटों पर जीत रहे हैं, सभी इस पे जीत रहे हैं, तो उनकी खुशी है। वो अपने अपने झंडे को हर लोकसभा क्षेत्र में बुलंद रखना चाहते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? चंडीगढ़ में आपको पता है कि नगर निगम का चुनाव हुआ और जीते हुए चुनाव को किस प्रकार से सत्ताधारी लोगों ने हस्तक्षेप कर कर हरवा दिया। तो दोनों एक हो गए कि यहाँ पर मुकाबला इनसे करना है, इसलिए हमको एक होना पड़ेगा। स्वागत है, दिल्ली में एक हो गए, हम चंडीगढ़ में हैं। अभी हम चंडीगढ़ में इस प्रश्न के लहजे से, इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में पंजाब की तरफ क्यों देखें? हम दिल्ली की तरफ देखेंगे कि जो दिल्ली की तरफ हो रहा है वो चंडीगढ़ में भी हो रहा है। स्वागत है इस बात का। जो पंजाब में हो रहा है उसका भी स्वागत है। हमारा मकसद हमारी विपरीत विचारधारा को हराना है। हमारा मकसद ये जो ठगी की विचारधारा दिल्ली में शासन कर रही है, फरेब की विचारधारा दिल्ली में शासन कर रही है, झूठ बोलकर, बहुत ही हल्की बातें कहकर जो विचारधारा दिल्ली में शासन कर रही है, उस विचारधारा को हराना है और दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाना है जिसका जो इस भारत के तमाम लोग जिसमें ये महसूस करें कि ये सरकार हमारा प्रतिनिधित्व कर रही है, ऐसी सरकार बनाना है। तो ये हमारा मकसद है और निश्चित रूप में मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस मकसद में कामयाब होंगे। थैंक यू सर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।